हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हमने जो टेस्ट लिया था अपना रे ऑप्टिक्स का, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के सारे टॉपिक डिस्कस थे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। सॉल्यूशन से ज़्यादा हम इसके एनालिसिस करेंगे। सॉल्यूशन और एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है कि हम उसके डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चंस के डिफरेंट डायमेंशंस क्या है, वो हमने क्या क्या सिखा सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चे दे देंगे जल्दी से, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ओके, बट यहाँ पे एक एजम्पशन है जो बच्चे ले लेते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता। वो एजम्पशन क्या है? वो एजम्पशन ये है कि जितनी भी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ये सारी ही चीज़ें हमारी किस में होंगी? एयर में, मतलब इनकी सराउंडिंग्स एयर होगी। क्यों? आपको पता है जैसे कि मिरर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहरहाल, और आपको पता है कॉनकेव मिरर कैसे इमेज देता है, रियल भी देता है और वर्चुअल भी देता है। बट जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में हम ये नहीं कह सकते कि कोई कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। वो डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग्स कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस तो खैर आपका रियल और वर्चुअल इमेज दोनों देता है, तो इसकी बात करना कोई इतना फायदेमंद नहीं है। बट मैं अगर बात करता हूँ कॉनकेव लेंस की, तो अगर कॉनकेव लेंस मेरा एयर में है तो इसका जो फोकल लेंथ आता है ये नेगेटिव आता है और ये डाइवर्जिंग बिहेव करता है, जिसकी वजह से वर्चुअल इमेज देता है। बट समटाइम्स ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि जो कॉनकेव लेंस है मेरा, उसकी सराउंडिंग्स इस तरीके से हो कि ये डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग बिहेव करे। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ये हमारे पास जो इमेज देगा वो कैसी इमेज दे देगा हमें? रियल इमेज। ठीक है नहीं? तो अजम्पशन हमारा यही है कि हमारे पास जो सराउंडिंग है वो एयर है। हाँ, अब जब सराउंडिंग एयर हो तो कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा बिहेव करेगा? कॉनकेव लेंस जो है हमारे पास, वो हमेशा बिहेव करेगा डाइवर्जिंग। तो जब डाइवर्जिंग बिहेव करेगा तो वो जितनी भी इमेजेस बनाएगा वो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। वो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर में है। एक ग्लास स्फीयर है जिसके सेंटर पे ही हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, और उसका ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। हमें डिस्टेंस बतानी वर्चुअल इमेज की। तो आपको अंदाजा हो गया होगा हम यहाँ पे जिस फॉर्मूले का यूज करना जाएंगे वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस। ओके, बट इसमें देखने वाली बात है, वी यू आर तो वैसे ही रहते हैं, बट n2 और n1 का मतलब क्या है? n2 हम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं जहां पे लाइट रेज जा रही है, और n1 हम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं जहां से लाइट रेज आ रही है। ठीक है ना? तो इस वाले केसेस में जैसे कि यहां से लाइट रेज मेरी जाएंगी, है ना, ये और ये भी क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगी। ओके, तो इसे मैं देख लेता हूं, सॉल्व करता हूं, फॉर्मूले में पुट करता हूं। सो n2 कहां जा रही है बेटा? वो एयर में। ओके, सो n2 मुझे लेना है 1 बाई वी, माइनस कहां से आ रही है? मतलब जो भी है हमारे पास ये स्फीयर है, लेंस नहीं है, तो ये 1.5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ सरफेस, सारी कैलकुलेशन मुझे सरफेस से करनी क्योंकि डिस्टेंस वगैरह मेजर करनी पड़ेगी। तो सरफेस से जो मैं ऑब्जेक्ट को मेजर करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा ये पोल से। अगर मैं से सिर्फ स्फीयर का इतना हिस्सा लूं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा इंसिडेंट रे से, इसलिए मुझे उसका कोऑर्डिनेट क्या लेना होगा? नेगेटिव। सो यहाँ से दूरी कितनी है उसकी? -6, क्योंकि सेंटर पे, इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -6, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए भी मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, उसे भी -6 कंसीडर करना होगा। आपको पता है ये 4 बार में कट जाएगा। सो 1 बाई वी माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 1/4, ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा -½ 1 में से अगर मैं 1.5 माइनस कर दूं तो -0.5 बचेगा, जिसे मैंने -5 कह दिया, डिवाइडेड बाय -1/6, ये कट गया माइनस माइनस। सो 1 बाई वी विल इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/4। नाउ एलसीएम वगैरह लेंगे हम, आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 1 माइनस 3, राइट। सो यहाँ से आपको पता है 1 बाई वी कितना आ जाएगा? -2/12। इसे कट आउट करते हैं तो 1 बाई वी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? -1/6, मतलब v कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर।
तो ये इसका कोऑर्डिनेट आया, माइनस साइन या प्लस साइन कोऑर्डिनेट्स के होते हैं, डिस्टेंसेस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब इमेज भी मेरी पोल से अपोजिट डायरेक्शन पे जाऊंगा और इमेज भी मेरी यही बन जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ये भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ओके गुड, इसे तो हमने कर लिया, ठीक है नहीं, हमने अपने फॉर्मूले को अप्लाई करा और उसके सॉल्यूशंस को हमने देख लिया। बट अब देखिए ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत सारे लोग आपको ट्रिक बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, जो आपको मतलब कि अगर सेंटर पे हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो इमेज को भी आपको वही लिखना है और आप जल्दी से किसे टिक मार देना, 6 को। ये ट्रिक्स का मतलब ही क्या होता है, चालबाजी, ये कुछ ही देर काम आती फिर नहीं आती, ठीक है नहीं। इसे हम एनालाइज कर सकते हैं और बिना सॉल्व करे भी एनालाइज किया जा सकता है। कैसे देखते, इरेजर का है मेरे पास, why it is not working properly, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था वो कहां दे रखा था स्टूडेंट, सेंटर में, तो यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। अब यहां से जो रेज जाएंगी मेरी इंसिडेंट रेज जा रही हैं, आपको पता है सेंटर ऑफ जो कर्वेचर से जो भी हम डालते हैं रेडियस वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। यहां सरफेस पे छोटी सी टेंजेंट बनाओ तो इसके परपेंडिकुलर आएगा। और आपको ये भी पता है जब भी नॉर्मल इंसिडेंस हो, क्या हो, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है, जहां पे हमारे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वहां पे इंसिडेंट रे जा रही है परपेंडिकुलर, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो सीधी अपनी डायरेक्शन में जो भी उसकी डायरेक्शन होता है उसमें चली जाती है, ठीक है नहीं, विदाउट एनी डेविएशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये रेस सीधी चली जाएगी, ये रेस सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास आईज होंगी, सॉरी आईज तो होती है हमारे पास, तो आईज होगी, वो क्या प्रिसीव करेगी कि पीछे से कहीं रेज आ रही है, और जब रेज कहीं से आती हुई लगे तो उसी को हम रियल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और वर्चुअल इमेज भी। मतलब यहीं पे इसकी वर्चुअल इमेज भी बनेगी, मतलब इसकी वर्चुअल इमेज यहीं बनेगी। और जब मैं सरफेस से दूरी देखूंगा तो वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर 6 सेंटीमीटर होगा। इसे हम एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से, ये ट्रिक नहीं है, बस एक ये एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इन एयर टू व्हेन डिप्ड इन अ लिक्विड विल बी। ये ग्लास का दे रखा है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये लिक्विड का दे रखा है, ठीक है नहीं। प्रिज्म एंगल्स क्या है, बहुत स्मॉल है, और मतलब स्मॉल है, प्रिज्म एंगल स्मॉल है, तो ये कैसा होगा मेरा, थिन प्रिज्म होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किया जाए, पहला केस लेते हैं हम एयर का, ठीक है नहीं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओके। तो हमें डेल्टा एम देखना है। थिन प्रिज्म के केस में अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है नहीं, तो वो कितना होता है बताइए, याद है क्या आपको? देखिए वैसे नहीं समझ पा रहे अगर आप, ठीक है ना, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, म्यू इक्वल्स टू व्हाट, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमारा प्रिज्म एयर में हो, ठीक है नहीं। अगर एयर में नहीं है तब क्या करेंगे, देखिए ये आपको पता है डेरिवेशन, इसलिए डेरिवेशंस का आना जरूरी है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि डेरिवेशंस किसी काम की नहीं है, बस हमें फाइनल फॉर्मूला पता लग जाए और हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। बट अगर आपको याद हो, ये इवेंचुअली ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आई है और ये जो पूरा एंगल है ये आर है। डेरिवेशन में ये आई होता है और ये आर होता है। तो स्नेल्स लॉ देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 के संग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है प्रिज्म के बाहर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसका। इन केस ये एयर का होता तो यहाँ पे ये 1 आ जाता है। क्यों, देखिए असल में वो ऐसे होता है, म्यू सराउंडिंग इनटू साइन आई विल इक्वल्स टू म्यू प्रिज्म इनटू साइन आर, ठीक है नहीं।
तो ये जो म्यू प्रिज्म होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू सराउंडिंग बाई, नॉट दैट, म्यू सराउंडिंग साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एस भी है। अच्छा, अब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी प्रिज्म का एंगल होगा वो सेम रहेगा, चाहे मैं उसे एयर में लूँ, चाहे मैं उसे ऑयल में डिप कर दूँ, वाटर में डिप कर दूँ, डजेंट मैटर। सो यहाँ पे ए क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो आप क्या देख सकते हैं फिर आगे, थिन प्रिज्म के केस में एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपको पता होगा। तो ये एयर का केस था, तो एयर के केस में जो ये म्यू ग्लास है वो कितना है स्टूडेंट्स, 3/2, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा मिनिमम, क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, प्लस ए अपॉन ए। होप करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड केस, जब ये लिक्विड में है तो आप बता सकते हैं क्या होगा। गुड, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहाँ पे तो मैं 3/2 का यूज करूंगा ही करूंगा, साथ में यहाँ पे जो सराउंडिंग का मुझे लेना था वो भी लूंगा मैं, और सराउंडिंग में कितना है अब 6/5। सो 6/5 इंटू डेल्टा मिनिमम प्लस a/a। क्या आपको ये समझ में आया, 3/2 इक्वल्स टू 6/5 डेल्टा मिनिमम प्लस a/a, ठीक है नहीं। अब लेकिन जो डेल्टा मिनिमम है ये थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हमें रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है। इस वाले का इस वाले से हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ओके, कैसे करें, अब देखिए आप यहाँ पे इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, आप इसे इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2a माइनस ए फिर इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। अब इसे सॉल्व करिए, ये क्या है 1.5 ए में से अगर आप ए घटा देंगे तो आप पे 0.5 ए बचेगा, विच मीन्स 1/2 इंटू ए विल इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। यहाँ पे इसे सॉल्व करिए, इधर भेज दे 15 हो जाएगा, या पहले इसे काट लीजिए 1 and 2, फिर आप इसे इधर भेज दीजिए 5, फिर नीचे 4 आ जाएगा। सो 5/4 ए माइनस ए विल इक्वल टू डेल्टा डैश मिनिमम। होप करता हूँ मैंने कुछ स्टेप्स स्किप करे, पर वो आप लोग इतने होशियारे कर लेंगे। अब 5/4 ए में से अगर आप इसे ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे 4/4 मान लीजिए, तो ये कितना बचेगा, a/4 विल इक्वल टू डेल्टा डैश मिनिमम। अब आप इसका रेशियो ले सकते हैं आसानी से, तो आप रेशियो लेंगे तो क्या होगा, तो डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय डेल्टा डैश मिनिमम a/2 डिवाइडेड बाय a/4, ए से एक कट गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 इंटू 4/1, तो कट के कितना आ जाएगा 2:1, विच मीन्स बी ऑप्शन, ठीक है नहीं। आपको जरूरी है कि डेरिवेशंस आती हो, और थिन जब प्रिज्म होती तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता, बाकी सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। होप समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुड, अब हम आगे चलते हैं। ओके, ये तो बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख के पढ़ के हो जाएगा, ठीक है नहीं। एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस ए डिस्टेंस f फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लूं भाई। ये मैंने डियर स्टूडेंट्स क्या बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है इसके दो ही रे डायग्राम होते हैं, ये मेरे पास पोल होता है, यहाँ पे मेरा फोकस होता है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज इसकी कहाँ बनती है, इसकी इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, मतलब वर्चुअल इमेज ही बनती है, और वो फोकस पे बन जाती है। अब अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इन्फिनिटी को छोड़ के, तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से f दूरी पे रख भी दूं, ठीक है नहीं, f दूरी पे रख दूं, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन होता है कि कन्वर्स इसका ट्रू होता है। असल में स्टेटमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, जो कि हम डेरिवेशन में भी यूज करते, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज हमेशा कहां बनेगी, फोकस पे। बट अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बने, ये जरूरी नहीं है। अब आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर के तो केस में ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को हम f पे ले आए तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। बट वो देखिएगा उसकी एक लेंथ भी होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो सिनेरियोस बदल सकते हैं।
तो बहरहाल ये स्टेटमेंट जो है हमारी स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते थे, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी। ऐसा थोड़ी है, जो डिस्टेंस होता है, सॉरी देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी। क्यों? हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे पहुंच सकती नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकती, वो हमेशा किसके बीच में होगी, पोल और फोकस के बीच में। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है बट स्टेटमेंट 2 क्या है हमारे पास, करेक्ट है। गुड। नाउ assertion reason, assertion reason, the image formed by total internal reflection। अच्छा, टोटल का मतलब क्या होता है, सारा का सारा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो डिस्कस भी करा था, जैसे कि ये मेरा इंटरफेस है, यहाँ पे मेरा जो भी है ऑब्जेक्ट है, डेंसर से रेयर में लाइट रेस जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। ज्यादा क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और कम क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है नहीं। बट टीआईआर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है और सारी की सारी रेज क्या कर जाती है हमारी, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होता है। और इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो मिरर के केस में हो या लेंस के केस में उससे ब्राइटर होगी, क्योंकि मिरर और लेंस दोनों ही केसेस में, मिरर और लेंस दोनों ही केसेस में क्या होता है हमारे पास, लॉस होता है एनर्जी का, ठीक है नहीं। इसलिए तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है और हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो द इमेज फॉर्म बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सही है बात और ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि कई बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है नहीं। उन्हें अगर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो कहते हैं हाँ अब तो सही है, बट अगर ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता तो कहते हैं अब कैसे करें। देखिए, एक बीम है लाइट की जो कन्वर्ज हो रही है पी पॉइंट पे, ठीक है नहीं। तो कोई सा भी एक पॉइंट में ले लेता हूं, लाइट से मैं कह रहा हूं ये स्टूडेंट्स मेरा पी पॉइंट है, यहां पे कन्वर्ज हो रही है। अब क्या दूरी है क्या कुछ नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है नहीं, कन्वर्ज हो रही है। नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। अब अगर मैं इसमें एक लेंस को प्लेस कर देता हूं बीच में, और कन्वर्जेंट लेंस है तो ये एयर ही मानूंगा तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूंगा, जाहिर सी बात है। मैंने इसे प्लेस कर दिया और ये कितनी दूरी पे है पी पॉइंट से, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आपको एफ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अब बीम कहां कन्वर्ज होगी, तो पहले तो हमें इसमें दिख ही नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या, और बीम कहां कन्वर्ज होगी, इसका मतलब क्या है। तो समझिए, देखिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट, आपको ये तो पता है कि रियल ऑब्जेक्ट होता है और वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज होती है, बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब जब ये आ गया, देखिए येलो लाइन कन्वर्ज हो रही थी जब लेंस नहीं था, जब हम लेंस को पुट कर देंगे तो लाइट रेज यहां से तो आएंगी, बट इसके बाद इस पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, हमारी बेंड करेगी, ठीक है नहीं, आ रहा आपको समझ में, और ये यहाँ पे कहीं पे बेंड कर जाएगी और वो हमें इमेज बना देगा। और वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज, क्योंकि लाइट रेज कट रही है। पर ये जो पी पॉइंट है इस समय इस लेंस के लिए कैसा काम कर रहा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, ओके। तो आप जब आप क्या लगाएंगे, लेंस मेकर, सॉरी मिरर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v आपका जो भी बन रहा हो हमें निकालना है, माइनस, अब u को क्या लेंगे, u तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नहीं u नेगेटिव हमेशा नहीं होता, ठीक है नहीं। अब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, पी पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं पी के कोऑर्डिनेट को नापने के लिए जाऊंगा तो मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना है। ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और जब मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाऊंगा तब मैं उस कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव लूंगा। सो आई विल टेक इट एज पॉजिटिव 12 विल इक्वल्स टू 1/20। जैसे कि ये एयर में है, कन्वर्जेंट काम कर रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। नाउ इसे फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, 1/v विल इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/12। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है, ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है।
इसका मतलब हम इन दोनों आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, -20 और -15। अब आप बोलेंगे हाँ ऑब्जेक्ट से पहले 7.5 पे टिक कर दो, बट जरूरी कि रे डायग्राम हमेशा हम सही बना ले, ठीक है नहीं, कितना डाइवर्ज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे मैटर होता है, तो इसलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते। सो 1/v, इनका एलसीएम लेंगे, 20 और 12 का आपको पता है कितना आना चाहिए, 63 एंड +5। So v will equals to 60/8. Now you can solve it and you will get answer +7.5. So that will be our correct answer, ठीक है नहीं। मैं पीडीएफ को, टेस्ट की पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जो भी कहते हैं उसे आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और कैसा है वो, R1 R2 बराबर है 10 सेंटीमीटर के, मतलब क्या है वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5, हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज, ओके। इसका मतलब है ये जो हमारे पास लेंस है इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी, आई डोंट नो, लेट्स से x। तो ये जो हमारे पास कॉन्केव मिरर है उसकी भी फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, क्या कहते हैं, जाहिर सी बात, सॉरी मैंने क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर जो है इसके फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ही देखना, वरना हमें पता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। तो इसके फोकल लेंथ का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, x। तो हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2x हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा रिलेशन फॉलो नहीं करता, लेंस के केसेस में f इक्वल्स टू r/2 होता है, ऐसा नहीं, वो मिरर के केसेस में होता है f इक्वल्स टू r/2, तो r 2f हो जाएगा, तो r 2x हो जाएगा। सो फॉर दैट आई हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ फर्स्ट, ओके। सो व्हाट आई विल यूज, मैं क्या यूज करूंगा, आप सबको पता है हमारे पास एक ही चीज तो है यूज करने के लिए, और वो क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो 1/f विल इक्वल टू n2/n1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है नहीं। अब n2 क्या होगा, n2 होगा जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 क्या होगा, n1 होगा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। और r1 और r2 क्या होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों सरफेसेस के। तो ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूं यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो रेज इस तरीके से जाएगी, तो ये मेरे पास सरफेस 1 हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, ये मेरे पास सरफेस 2 हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, ठीक है नहीं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए इसका स्फीयर इधर बनेगा, मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना होगा, तो r1 क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाली जो सेकंड सरफेस है इसका स्फीयर इधर बनेगा, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए कोऑर्डिनेट को मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, इंसिडेंट रे इधर है और मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, तो r2 को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। नाउ पुटिंग दिस थिंग्स 1/f विल इक्वल्स टू, बहुत कॉमन सवाल है ये, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, एंड यू विल टेक r1 एज पॉजिटिव, सो 10 माइनस यू विल टेक इट एज नेगेटिव, तो इसे क्या रखेंगे हम, -10, ओके। सो ये 1.5 में से 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10, ये कट पिट जाएंगे, तो f कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 × 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की 20, राइट। सो हमारा आंसर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चंस इजी है, बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आर 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सबसे जो पहला हमारे पास स्टेप होता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम एनालिसिस करें, तो हमें सवाल के लिए उसका डायग्राम बनाना जरूरी है, चाहे वो मैकेनिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, ठीक है नहीं। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में डायग्राम बनाने वैसे नहीं होते, बट इनके लिए आपको डायग्राम बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक कॉन्केव मिरर, ठीक है नहीं। ये इसका पोल होगा,
यहाँ पे कहीं पे एफ होगा और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की डिस्टेंस फोकस से दे रखी है, पोल से नहीं दे रखी। तो इस दूरी को क्या मान लेता हूं मैं, जो भी होगी एफ। ओके, डिस्टेंस ले रहा हूं, कोऑर्डिनेट नहीं ले रहा, ध्यान रखना इसे मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, मॉड एफ लगा दिया मैंने। तो ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मान लीजिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, तो ये फोकस से कितनी दूरी पे है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। और इसकी जो इमेज बन रही होगी मेरे पास, वो कितनी दूरी पे बन रही है, 9 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है मैंने इधर ले लिया तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, इमेज, क्योंकि बियॉन्ड मैंने सी लिया तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, बिटवीन एफ एंड सी। और ये कितनी दूरी पे है, 9 सेंटीमीटर। ओके, सो मुझे क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। तो मैं कैसे करूंगा, आपको पता मैं यूज करूंगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है मिरर इक्वेशन है, मिरर इक्वेशन का यूज करूंगा। तो v के लिए, v जाहिर सी बात है v भी क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। तो इसे रखता हूं मैं माइनस मॉड f प्लस 9 प्लस u जो होगा वो भी मेरा नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे और मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। बार बार बोल रहा हूं मैं क्योंकि आप इसे अच्छे से समझ जाए। तो वो दूरी कितनी होगी, मॉड f और ये 16, तो नेगेटिव मॉड f प्लस 16, राइट। और फोकल लेंथ के कोऑर्डिनेट को मुझे क्या रखना होगा, नेगेटिव रखना होगा। तो इसे मैं रख देता हूं नेगेटिव मॉड f। अब इसे सॉल्व करूंगा, मेरे पास मॉड f आ जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते पहले तो माइनस माइनस कॉमन ले लूं मैं, हर जगह से कट जाएगा तो क्या बचेगा, पता है ना। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लूंगा, ये दोनों माइनस कॉमन आ जाएंगे, फिर यहाँ के माइनस से वो कट जाएंगे। तो 1/mod f प्लस 9 प्लस 1/mod f प्लस 16 इक्वल्स टू 1/mod f। अब आप देखेंगे हर जगह पे क्या है, mod f है, तो mod f से mod f को हम काट नहीं सकते, ऐसा मत करना, ठीक है नहीं आप लोग। फिर आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आप इनका एलसीएम कैसे लेंगे, mod f प्लस 9 मल्टीप्लाई mod f प्लस 16, फिर ऊपर आपके पास आ जाएगा mod f प्लस 16 प्लस मॉडुलस ऑफ f प्लस 9, पता है ना ये बेसिक मैथ है, इक्वल्स टू 1/mod f, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 mod f और 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। नीचे आप करेंगे, ये आपके पास क्या मिल जाएगा, mod f स्क्वायर प्लस 16 mod f प्लस 9 mod f प्लस 16 और 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 11 12 13 14 है 144। ओके, 144 विल इक्वल्स टू 1/mod f, ठीक है ना। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। प्रीव्यू, ओके, ठीक है। अब यहाँ से फिर स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब मैं बार बार mod f नहीं लिख रहा हूँ, उसे f ही लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देनी, इसे इधर भेज देना है, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 25f विल इक्वल्स टू f स्क्वायर 16 और ये जो 9 है आपके 25 ही हो जाएंगे, 25f प्लस 144, 25f दोनों जगह पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर विल इक्वल्स टू 144। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तो f स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब जब f स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 144, पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, रूट 144, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, एंड दैट इज बाय ऑप्शन सी। कोई हार्ड सवाल नहीं था, कुछ टफ नहीं था, बस क्या था, आपको ये देखना था कि जो डिस्टेंसेस है वो फोकस पॉइंट से दे रखी है, और हम जो मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, वो पोल से मेजर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेट करना था। थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी। इस सवाल में एक और वेरिएशन वाला सवाल आता है जिसमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो आप उसे भी देखेंगे हम आने वाले टाइम में, तो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
सो वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 30 डिग्री, इज सिल्वर्ड, अ रे ऑफ लाइट दिस मच इज इंटरैक्टिंग एट 60 डिग्री रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस मतलब बैक हो रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, हमें म्यू फाइंड करना। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है क्या है स्टूडेंट, डायग्राम बनाना। तो ये बनाया स्टूडेंट आपने प्रिज्म का डायग्राम, इस फेस को सिल्वर कर दिया गया, मतलब यहाँ से लाइट रेज बाहर नहीं आ सकती, यहाँ पे हमने मिरर जैसा बना दिया। और एंगल ऑफ प्रिज्म है मेरा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कभी कहते हैं हम रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, वो कितना दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है नहीं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कितने एंगल पे है 60 डिग्री पे, ओके। तो यहाँ पे मैं कहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मेरे पास इंसिडेंट रे आई, वो इस तरीके से कुछ गई और जाकर क्या हो गई स्टूडेंट, वापस हो गई। तो जाकर वापस होगी मतलब यहाँ पे भी कितने पे होगी, कितने पे गई होगी 90 डिग्री पे, क्योंकि इसने क्या कहा है रिट्रेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को क्या कर रहा है रिट्रेस कर रहा है, मतलब रे ऐसे गई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, कितने पे इंसिडेंट हुई डियर स्टूडेंट 60 डिग्री पे, और ये इस तरीके से गई, फिर यहाँ पे ये बाहर निकलती या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती, ग्रेजिंग करती अलग अलग कंडीशन के लिए, पर यहाँ पे ये सिल्वर्ड हो चुका है तो ये गई और वापस आई। तो वैसे तो आपको पता है जब मिरर पे क्या हो इंसिडेंस हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, पर जाकर वापस आई वो एक ही केस में पॉसिबल है जब वो नॉर्मल के अलोंग हो, मतलब ये भी क्या है, ये हमारा इस सरफेस का नॉर्मल होगा, ठीक है नहीं। बहरहाल तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। ये 60 डिग्री है तो मैं R1 पहले फाइंड कर लेता हूँ, ओके। R1 कैसे फाइंड करता हूँ मैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाकर, ठीक है नहीं, या मैं वैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है नहीं। दूसरे तरीके से क्या आपको पता है यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा, अब आपको लगेगा R2 90, नहीं, R2 जो होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हम नॉर्मल केस में बनाते हैं ना, थोड़ा बड़ा बना लो कैसे, बड़ा बना लेता हूँ साइड में। नॉर्मल केस में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे मैं नॉर्मल डालता हूँ, नॉर्मल के संग जो एंगल बनता है R2 और यहाँ नॉर्मल के संग जो एंगल बनता है R1, पर ये तो नॉर्मल है तो नॉर्मल के संग तो एंगल ही नहीं बना रहा होगा, तो R2 क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, R2 कितना होगा 0 होगा, उसे 90 आपको नहीं मानना है। देखिए ये जो रे है अगर ये नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो R2 कितना हो जाएगा मेरे पास 0, ये अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। तो आपको पता है एक चीज हमेशा सत्य होती है, वो क्या है, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो 30 डिग्री विल इक्वल्स टू R1 प्लस 0 विच मीन्स R1 भी कितना है मेरे पास 30 डिग्री, R1 कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब आप इस स्नेल्स लॉ का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे देखिए यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगा दें, तो स्नेल्स लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा, एयर में मान ले 1 इंटू साइन 60 विल इक्वल्स टू म्यू टाइम्स साइन R1, ओके। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, म्यू क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ठीक है नहीं। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता 12th में आने के बाद भी, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, इसे 30 डिग्री रख देना आपको, ठीक है नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट गया तो म्यू कितना आ जाएगा आपका √3 विच इज माई ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिल्वरिंग ऐसा नहीं। अब सिल्वरिंग को आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक बना दिया, अब समझ नहीं आ रहा, अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स को यूज करें, क्वेश्चन को करें और हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पानी लाना मेरे लिए, ठीक है। एक लेंस है जिसकी पावर क्या है +2 डायोप्टर है, कैसे कलर का यूज कर लेता हूं मैं, लेंस है जिसकी पावर +2 डायोप्टर है, कांटेक्ट में है दूसरे लेंस के संग जिसकी पावर -1 डायोप्टर है, कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, ये फोकल लेंथ में दे रखा है तो हमें पता है हम पावर का यूज कर सकते हैं। लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपको पता है जब कांटेक्ट में थिन लेंसेज हो तो पावर नेट क्या हो जाता है P1 प्लस
P2। तो ये जो नेट पावर होगा P1 कितना है 2 प्लस माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो पावर नेट कितना आ गया 1। तो ये किसके बराबर होगा 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1। तो F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में कैलकुलेट होता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि क्या होगा कन्वर्जिंग। ओके, तो आप देखिए एक कन्वर्जेंट लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले जरूरी आता आपके पास जब क्वेश्चन पेपर मिले तो उसे आप जल्दी से देखें। कुछ क्वेश्चंस आपने पहले से सॉल्व किए होंगे तो क्लिक कर जाएंगे, अब आपको पता है पहले मुझे इन्हें सॉल्व करना है। ये नहीं कि पहला कर रहे दूसरा कर रहे तीसरा कर रहे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसे आपको छोड़ देना पड़ता है, जैसे आप देख के ये तो समझ पा रहे हैं हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, पर आपने पहले प्रोसीड नहीं करा तो उसे अभी छोड़ दीजिए। और कुछ क्वेश्चन जानबूझकर रखे जाते हैं जो लेंथी जो आपका टाइम कंज्यूम कर ले, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए कि आप उसे छोड़ते या उस पर अटक जाते हैं, ठीक है ना। वैसे प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बट एक बात, एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, जिसका म्यू कितना दे रखा 1.62 गिव्स अ डेविएशन ऑफ 4.8 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमें बताना है। ओके, कैसे बताएंगे, वही बात हो गई कि कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, ठीक है नहीं। तो म्यू बराबर अभी मैंने डिस्कस करा था थिन प्रिज्म के केस में क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। अब वैल्यूज रख दीजिए, मतलब पहले इसे ऐसे कर लीजिए, ए म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए, तो ये माइनस में आ जाएगा, ए म्यू माइनस ए विल इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ए कॉमन ले लिया, म्यू माइनस 1 विल इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप, ठीक है, ए तो हमें निकालना है, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.62, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, 1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 4.8। ओके, सो ए इंटू ये कितना बचेगा 0.62 विल इक्वल टू 4.8। तो ए आपके पास कितना हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 0.62। पॉइंट्स को अगर हम हटा लें, अब बच्चों को ये भी नहीं आता, आपको यकीन नहीं होगा पॉइंट को हटाना वगैरह, गलती उनकी नहीं है, पर अगर उन्हें एक बार सिखा दिया जाए फिर भी नहीं करे तब उनकी गलती है। तो ये क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 62। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थे 2, तो ऊपर 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थे 1, तो नीचे 10 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, नाउ a इक्वल्स टू 48 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 31। अब इसे कैलकुलेशन कर लेना और देख लेना कौन सा सही बैठ रहा है, वो कर लेना। अभी तो लंबी कैलकुलेशन तो नहीं है बट कर लेना, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मैचिंग होता क्या है, हम जब 8वीं तक होते हैं तो मैचिंग वाले सवाल करते हैं, उसके बाद वो सवाल आने बंद हो जाते हैं, फिर वो कंपटीशन में आते हैं हम पागल हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो मैचिंग तो सबसे इजी होती है, इसमें आपको बहुत सारे हिंट्स मिले हुए होते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए, पहले तो कुछ लोगों को लगेगा ये क्वेश्चन गलत है, क्यों, क्योंकि इधर एक से ज्यादा ऑप्शन है, ए बी से भी मैच कर रहा है और सी से भी मैच कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखिए m को ही दे रखा आपको, तो m आपको पता है क्या होगा -2 है। -2 मत देखिए, मतलब m क्या है आपका नेगेटिव है। तो m नेगेटिव कब कब आ सकता है, अगर हम यहाँ पे मिरर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है m नेगेटिव पहली बात तो सिर्फ कॉनकेव मिरर में आ सकता है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं आ सकता। और कॉनकेव मिरर में भी कब आता है, जब इमेज कैसी हो हमारी रियल, ठीक है नहीं। मतलब a जो है वो कॉनकेव मिरर से भी मैच करेगा और रियल इमेज से भी। तो a किस किस से मैच कर रहा है, b और c से, ठीक है नहीं। तो a b और c से मैच कर रहा है, इसी ऑप्शन में है तो इसे टिक कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है नहीं। अब b भी देखिए नेगेटिव है तो ये भी किससे मैच करेगा, b और c से। m क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है m कितना दे रखा है स्टूडेंट +2, तो ये कॉनकेव में भी आ सकता है और कॉन्वेक्स में भी आ सकता है। कॉन्वेक्स में तो आता ही है, कॉनकेव में जब आएगा तो कैसी इमेज के लिए आएगा, वर्चुअल, ठीक है नहीं।
तो सी जो +2 है बी कॉन्केव मिरर में हो सकता है और साथ साथ वर्चुअल इमेज के लिए हो सकता है। तो देख सकते हैं इजी है, सॉल्व हो गया। अब अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई मेंस वाले लेवल तक हम जा रहे हैं, ठीक है नहीं। व्हाट इज द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। अच्छा, कुछ जैसे कुछ लोगों देखते हैं, मतलब स्टूडेंट वो कॉम्बिनेशन वर्ड देखते हैं तो वो फोकल लेंथ जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उसे निकाल लेते। नहीं, वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कब निकलती है, जब आपके जो लेंसेज हो, पहली बात वो थिन हो, थिन होने के साथ साथ वो आसपास हो, मतलब बिल्कुल कांटेक्ट में हो। इतनी दूर दूर, ये तो बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो इतनी दूर पे नहीं लेना होगा आपको वाला फॉर्मूला, ठीक है नहीं। F1 और F2 दे रखा है आपको, इसका F1 +10 दे रखा है, इसका F2 -40 दे रखा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी 20, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10। तो ऐसे क्वेश्चन में, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको क्या यूज करना है, मतलब सक्सेसिवली यूज करना है। ये ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, मतलब पहला लेंस हमारी इमेज बनाएगा, वो इमेज इसके लिए दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट। तो ये, हाँ, जितने भी लेंस हो, एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर उसकी इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हमें चलना है। तो हम देख लेते हैं 4 लेंस 1। 4 लेंस 1 करे मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं 1/v - 1/u = 1/f। ओके, v तो मुझे निकालना है, u जाहिर सी बात है ये मेरे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है मेजर करने के लिए। तो u को क्या लूंगा मैं, -20 और इसके फोकल लेंथ को +1/10। सो 1/v नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, फिर उधर जाके दोबारा से माइनस हो जाएगा, तो 1/10 - 1/20। ये एक है, इसका आधा है, तो एक में से आधा जाएगी तो कितने बचेंगे, आधा ही बचेगा। इसे मैं v' बोल देता हूँ, v', ठीक है नहीं, पता है ना। ये देखिए 1/10 है, ये इंटू 1/2 इंटू 1/10 है, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। तो v' कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो इमेज बना रहा होगा, ये यहाँ से कितनी दूरी पे बना रहा होगा, 20 सेंटीमीटर पे। यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना रहा होगा अपनी इमेज 1। अब वो इमेज 1 इसके लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर अब मैं देखता हूँ 4 लेंस 2, देखिए ध्यान से समझिए, होप करता हूँ आपको समझ में आओ। क्या, इस वाले लेंस में अगर यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस नहीं होता, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होता फर्स्ट लेंस, तो ऑब्जेक्ट ये होता, इमेज मेरी यहाँ पे बनती, कितनी दूरी पे, +20। इनके बीच की दूरी 10 है, तो जाहिर सी बात है 20 इसके आगे ही होगा। अब लेकिन ये वाला भी लेंस है, तो क्या होगा, ये जो इमेज बनाता वो अब इसके लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, फिर ये फाइनल इमेज देगा, ठीक है नहीं। तो 4 लेंस 2 देख लेते हैं हम। लेंस 2 के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, 1/v - 1/u, u'। अब u को क्या लेंगे हम, इसके लिए देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है और हम जा भी इधर रहे मेजर करने के लिए, तो इसे पॉजिटिव लेंगे। यहां से 10, इनके बीच की दूरी कितनी है 10, तो ये बची हुई दूरी भी कितनी आएगी हमारे पास 10, तो इसे क्या लेना होगा हमें, +10, ठीक है, इक्वल्स टू 1/f, उसे लेंगे हम -40, माइनस से उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/v = 1/10 - 1/40। एलसीएम ले ले, 40 आएगा, 40 को 10 से डिवाइड करें 4, -40 को 40 से डिवाइड करें 1। सो 1/v विल इक्वल्स टू 3/40। तो v कितना आ जाएगा, 40/3, मतलब इससे इस तरफ 40/3 दूरी पे इमेज बनेगा। तो 40/3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी एट राइट, एंड दैट विल बी रियल। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ठीक है नहीं। एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडरिकल रॉड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दे रखा है, 2/√3। ये सराउंडेड है एयर, मतलब इधर भी एयर, हर जगह क्या है आपके पास, एयर दे रखी है, ठीक है नहीं। इसमें ये हर जगह आपके पास एयर दे रखी है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 2/√3। अरे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, स्पीड स्लो नहीं हुई। एक जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है हमारे पास थीटा एंगल पे, ये फर्स्ट दे रखा है, एट मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इस सवाल में कोई गलती तो नहीं है, ये आर यहाँ पे क्यों दे दिया, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर।
थीटा, मे भी इसे एक बार चेक करना पड़ेगा, ये आर यहाँ पे तो नहीं देना चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजिंग का केस हो रहा है। मैं ऐसे पुट करूँगा यहाँ पे नॉर्मल, ये ग्रेजिंग का केस है, तो ये क्या होगा, मेरा क्रिटिकल एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे मेरा आर होगा, ठीक है नहीं। हम ऐसा मान के करते हैं, यहाँ पे आर शायद मिस्टेक है डायग्राम में। तो क्रिटिकल एंगल आपको पता है साइन थीटा सी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम। तो रेयर क्या है, इसके आसपास सराउंडिंग में एयर है 1, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है स्टूडेंट 2/√3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, और आपको पता है साइन √3/2 कब देता है, साइन √3/2 कब देता है, जब थीटा सी कितना हो, मतलब ये जो अंदर का एंगल है वो कितना हो 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होगा हमारा, ठीक है नहीं। अब ये 90 डिग्री पे होगा, तो ये 60, इस वाले ट्रायंगल को देखिए अगर हम, ये कितना आ गया स्टूडेंट 60, ये कितना आ गया 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 30 डिग्री। इस तरीके से है, पैरेलल लाइंस होगी तो ये आर होगा, नहीं वहां पे देने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है नहीं। तो इस सवाल में एक करेक्शन होगी और आंसर हमारा कितना आएगा 30 डिग्री। आर हमें इस तरफ देना चाहिए। ये फर्दर पूछ सकता था कि थीटा क्या होगा, फिर आप क्या लगाते थे यहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगा देते, है ना। ओके, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है √3, suffers minimum deviation. It is found that the angle of incidence is double the angle of refraction within the prism, then the angle of prism is। कुछ कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, गिनती के 3 फॉर्मूले आपके पास, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू कितना दे रखा है √3। इसने दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आई कितना दे रखा है स्टूडेंट 2r, और आपको पता है जब मिनिमम डेविएशन हो तो 2r किसके बराबर होता है, बताइए बताइए 2r किसके बराबर होता है, a के, ठीक है नहीं। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन द एंगल ऑफ प्रिज्म, हमें a फाइंड करना, मतलब हमें 2r फाइंड करना, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है i। तो मैं सिंपल प्रिज्म लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये मैंने नॉर्मल डाला, ये i, और ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा r, दोनों तरफ r ही बनेगा, तो मैंने यहाँ पे r ले लिया। अब स्नेल्स लॉ लगाऊं मैं, स्नेल्स लॉ आप लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आप रखेंगे 1 × sin i विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे √3 × sin r, और आपको पता है i कितना दे रखा है आपको 2r, तो इसे आप पुट कर दीजिएगा 1 × sin 2r विल इक्वल्स टू √3 sin r। देखिए बहुत कॉमन है, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको ये सेम टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या होता है आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा, तो 1 × 2 sin r cos r will equals to √3 × sin r। sin r से sin r कट गया, अब पता चलेगा cos r कितना आ गया आपका बच्चों √3/2, है ना बेटा। तो r कितना हो जाएगा आप बताओ, √3/2 कब देता है cos, √3/2 तब देता है जब r कितना हो 30 डिग्री, मतलब a कितना हो जाएगा 2 × 30 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में कितना होता है 60 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा 60 डिग्री, फिर वो टिक कर देते हैं। आंसर की में देखते हैं बी ऑप्शन, और उन्हें मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो ये स्यूडो सेटिस्फैक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वो आंसर गलत ही है, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दास्तान खत्म होने वाली है। 2 प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड है 70 डिग्री पे, एक लाइट है इंसिडेंट हो रही है 1 मिरर पे थीटा एंगल पे, रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड मिरर पे गिर रही है, फिर उससे भी रिफ्लेक्ट हो रही है और पैरेलल हो रही है फर्स्ट मिरर के। अरे सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आते, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है थोड़ी, वरना क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए 2 मिरर बना लूँ मैं, बना ली, कितने एंगल पे है ये 70 डिग्री पे, तो पहला मिरर दूसरा मिरर, और इनके बीच का एंगल कितना है डियर स्टूडेंट 70 डिग्री, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, जब ये मेरे पास 70 डिग्री दे रखा है, देखिए इस पे मतलब एक लाइट रे आई, ये से मैंने नॉर्मल बनाया है ना, वो कितने एंगल पे आई थीटा, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
पर जब ये यहाँ गिरेगी, यहाँ पे दोबारा से एक नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक है नहीं। अभी देखते हैं ये कितना एंगल होगा, बट आपको ये बता दिया कि ये अब ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है सेकंड मिरर से, ये मिरर 1 था, ये मिरर 2, जब मिरर 2 से रिफ्लेक्ट हुई है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है नहीं, तो वो मिरर 1 जो है इसके पैरेलल हो गई, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो आप यहाँ पे बेसिक ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं, क्या जो आपने बचपन में बहुत बार देखा है, जब भी एफ वाली शेप बन रही है और ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो इसके ये कोने वाले एंगल बराबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। तो ये 70 डिग्री है, तो डियर स्टूडेंट ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। अब ये 90 पे होता है, तो आपको पता है अब जब ये 90 पे होता है तो उसमें से 70 तो यहाँ चले गए, तो ये कितना होगा 20। अब ये 20 होगा तो आपको पता है ये बचा हुआ एंगल भी कितना होना चाहिए, 20। बचा हुआ क्या मतलब, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये क्या है मेरा इंसिडेंस का एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते, तो 20 और 20। अब आपको फिर पता लग गया यहाँ पे ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा हमारे पास, 70 डिग्री, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, ये देखिए ये कितना है थीटा। अब ये जो नॉर्मल डला था, दिख नहीं रहा, डायग्राम गलत बना दिया थोड़ा सा, मतलब गलत क्या, अच्छा सुंदर नहीं बना, ये 90 डिग्री पे होगा, तो यहाँ से भी ये जो नॉर्मल है पूरा इसके संग कितना एंगल बना रहा होगा 90, उसमें से थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइंगल में आप अगर सारे एंगल का सम करें, इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, हाइलाइटर का है, इज दिस हाइलाइटर, forget it, let me use some pop-up color, okay। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में सारे एंगल का अगर आप सम लेंगे तो कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के बराबर। सो 90 माइनस थीटा प्लस 70 प्लस 70 विल इक्वल्स टू 180। सो ये 90 उधर जाएगा, पहले पहले कितना हो जाएगा 90 प्लस 70 70 140 माइनस थीटा विल इक्वल्स टू 180। सो 90 प्लस 140 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 180 विल इक्वल टू थीटा। सो ये 90 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 40 विल इक्वल टू थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, और वो हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है नी, वो कितना होगा हमारे पास 50 डिग्री। इसे हम डेविएशन के केस से भी देख सकते हैं, बट उसे कभी और डिस्कस करेंगे, वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है। रॉड ऑफ लेंथ, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है नी, इसमें बस एनालाइज करना है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा जब आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल करते, फोन वाला एग्जाम्पल याद है आपको, ये वाला एग्जाम्पल, कॉनकेव मिरर होता है, यहाँ पे एक नोकिया का फोन दे रखा होता है, फिर इस नोकिया की फोन की एक डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है और हमें उसका रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है नहीं, तो हम अलग अलग पॉइंट कंसीडर करते हैं और आंसर दे देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें उसी चीज का यूज करना है यहाँ पे, कैसे करेंगे देखिए, एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, द लेंथ ऑफ द इमेज इज, देखिए ये बनाया मैंने स्टूडेंट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना लिया मैंने, ये मेरे पास क्या है पोल है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कुछ भी एक फोकल लेंथ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह, ठीक है नहीं। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 10। इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, और ये भी दूरी आपको पता है कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये आर होती है वो ट्वाइस होती है, तो बची हुई दूरी भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास रोड दे रखा है, वो जो रोड है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो रोड स्टूडेंट लाई कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, रोड इसके अलोंग ही लाई कर रहा है। अब मैंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि इसने दे रखा है ये एंड क्लोज होगा, ये एंड फार अवे होगा, जो क्लोज एंड वो पोल से कितनी दूरी पे है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यही तो पॉसिबल केस होगा, यही तो सिनेरियोस बनेंगे, ठीक है नी, क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी जो इमेज आएगी, इसे फर्स्ट पॉइंट बोलता हूं, सेकंड पॉइंट, तो इसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ कहीं पे आएगी I2,
और ये मेरे पास इमेज बन जाएगी और इसकी जो लेंथ है हमें वही फाइंड करना है। तो I1 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, I2 फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ये बची हुई दूरी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रॉड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अब मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ सेकेंड पॉइंट के लिए, वो क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v प्लस u कितना लूंगा -1/30 विल इक्वल्स टू, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता -10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/30 -1/10। ओके, इसका एलसीएम लेते हैं हम तो कितना आता है 30, डिवाइड करते हैं 1 - 3, सो 1/v कितना हो जाएगा -2/30। तो यहाँ से आप देख सकते हैं v कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे बनेगा इमेज 2 15 सेंटीमीटर। तो आप ज्योमेट्री से देख लीजिए ये पूरी दूरी कितनी है 20, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दे दी 15। तो 20 में से 15 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो इसे हम फिट कर देते हैं। कैसे फिट करें, ये मेरा प्लेनो, ये क्या हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो फिट करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब ऐसे फिट नहीं करूंगा, है ना, ये तो फिट नहीं होगा, इनमें तो दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फिट नहीं करना है प्लेनो कॉनकेव लेंस में, ठीक है। नहीं, प्लेनो कॉनकेव लेंस में कैसे फिट होगा, और उसके लिए जरूरी है इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम हो। Their plane surfaces are parallel to each other if lenses are made of different materials of refractive indices mu and mu2 and r is the radius of curvature of the curved surface। जाहिर सी बात है r सेम होना चाहिए था तभी फिट होता, वरना फिट नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा फिट करने, थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ पर है ये बिल्कुल फिट हो चुके हैं ना। ये क्या होगा मेरे पास प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। नहीं, mu1 और mu2 इनके इंडाइसिस है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है mu1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है mu2। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालना है मुझे। पहले मैं इसका फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ 1, एयर के केस में, सराउंडिंग्स में कुछ नहीं मानूंगा, एयर में लेके करूंगा। सो 1/f1 विल इक्वल्स टू व्हाट mu1/1 -1, 1 ऑब्जेक्ट को मैं इधर मानता हूं तो ये पहला सरफेस हो जाएगा। तो इस प्लेन सरफेस का मेरे पास पता है आपको क्या आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। अब ये दूसरे सरफेस के लिए समझ में आ रहा, या अलग से डिस्कस कर लो, अलग से ही कर लेता है ना, कंफ्यूज हो जाए कहीं आप। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को माना, ठीक है। नहीं, ये मैंने इंसिडेंट रे डाली, तो इसका जो पहला सरफेस है उसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। दूसरा सरफेस जो है उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। तो आर क्या लूंगा मैं नेगेटिव, है ना। तो इसे पुट कर दूंगा मैं -r2 को 1/-1/r। सो 1/f1 विल इक्वल्स टू व्हाट mu1 -1 डिवाइडेड बाय ये 0 हो जाएगा माइनस पॉजिटिव r, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं कॉनकेव के लेंस को ले लेता हूं, 1/f2 विल इक्वल्स टू mu2/1 हो जाएगा। mu2/1 -1, 1 ऑब्जेक्ट को यहां मान लेता हूं मैं। तो मुझे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपोजिट जाना पड़ेगा, और ये r है तो उसे क्या लेना होगा नेगेटिव r माइनस, और इसे तो मैं क्या ले लूंगा, ये सेकंड सरफेस आएगा ना, इसका तो इन्फिनिटी होगा 1/∞, वो 0 हो जाएगा। सो 1/f2 विल इक्वल्स टू mu2 -1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव r। अब 1/f1 आ गया, 1/f2 आ गया है। थिन लेंस जब कांटेक्ट में होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ को निकालना होता है, एफ इक्विवेलेंट को। तो आपको पता है क्या करना होता है, आपको पता है डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है 1/fe इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ तक उतार लीजिए थोड़ा सा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके प्रीव्यू से छोटा करने वाला हूँ इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए। ओके, प्रीव्यू
मेरे संग मेरा दोस्त भी आया हुआ है, स्टूडेंट ही है मेरा, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी बेचारा, वो बोर हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं जल्दी करवाता हूँ सर। 1/FE विल इक्वल्स टू 1/F1 क्या लेंगे हम, μ1 माइनस 1/R प्लस 1/F2 क्या लेंगे, μ2 माइनस 1/-R, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 1/FE कितना हो जाएगा, μ1 माइनस 1/R माइनस μ2 माइनस 1/R। अब 1/FE कितना हो जाएगा, R सेम है, डिनोमिनेटर R ले लिया, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, तो 1/FE हो जाएगा μ1 माइनस μ2/R। ओके, तो सॉरी, तो FE कितना हो जाएगा हमारा, R/μ1 माइनस μ2। ऑप्शन कहाँ है ये, बी ऑप्शन, R/μ1 माइनस μ2। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये पिछले साल आपके बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है रे, सब्जेक्टिव में आया था ये 2024 में, तो इसे अच्छे से देख लेंगे आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस √3। वहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे फाइंड करना है, वहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, ओ सॉरी, एंगल ऑफ इमर्जेंस तो नहीं पूछा था, बट वहाँ पे क्या पूछा था आपके पास, पूछा था कि ट्रेस करे पाथ ऑफ लाइट को, तो ट्रेसिंग भी कर लेंगे, सब चीज़ें फाइंड कर लेंगे। ये मैंने प्रिज्म बनाया, आपको पता है डियर स्टूडेंट, ये 90 है, ये 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, तो यहाँ से जो रेज गई वो कितने पे गई, 90 डिग्री पे। ओके, रेज 90 डिग्री पे जो जाएंगी, इंसिडेंस होगी नॉर्मल इंसिडेंस, तो विदाउट एनी डेविएशन ये स्ट्रेट पास होगी। अब यहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो हमें चेक करना होगा TIR हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अगर TIR होगा तो ये मुड़ जाएगा, TIR नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा, इमरजेंस आ जाएगा। बट इसने कह रखा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड करना है, तो हम ये मान के चलते बाहर निकल जाएगा। तो डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर की तरफ, तो सीधा जाने की जगह क्या हो जाएगा, ये बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ओके, मतलब यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा ना, ये मेरा नॉर्मल है, तो बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, E, ठीक है नहीं। तो आप देखिए, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे, इसे अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं ज्योमेट्री से, ठीक है नहीं, तो देखिए पहली बात तो ये कितना है 90, तो ये भी कितना होगा 90, 90 30, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60, ये नॉर्मल है, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 30। देखिए नॉर्मल है 90 डिग्री पे, ये 30, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 90 30, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना है 60, क्योंकि सबका सम कितना होना चाहिए 180। अब ये दोबारा से नॉर्मल है, ये दूसरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे, मतलब 90 में से ही 60 चला गया, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए 30। अब मैं क्या लगा दूंगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं, म्यू, यहाँ का म्यू ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है नहीं, डायरेक्ट ले लेता ना, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेता हूँ मैं, √3 इंटू साइन 30, बाहर क्या है एयर, 1 इंटू साइन E। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2, तो √3/2 इक्वल्स टू साइन E। तो आपको पता है ऐसा कब होगा, जब E कितना हो 60 डिग्री। ओके, तो उस जो हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी अपनी, उस टेस्ट सीरीज में से रे ऑप्टिक्स का टेस्ट था, 45 क्वेश्चन थे, उसमें से हमने 20 क्वेश्चंस को देख लिया, एनालाइज कर लिया, डील कर लिया। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, PDF आप डाउनलोड कर लेना। बाकी जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है, हाँ बचे हुए 25 क्वेश्चन है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और आपका अटेंशन स्पैन इतना है नहीं। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आओ। थोड़ी वीडियो इस बार लेट हो गई ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो आप स्टे ट्यून रहे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओ भाई बीच में साउंड